रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 25 में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता राव सचिन भूर्थला की ओर से लोगों की समस्याएं सुनने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने संबोधित किया। बैठक में वार्ड नंबर 25 के विकास नगर, सुभाष बस्ती, गुलाबी बाग, आदर्श नगर आदि कॉलोनी से आए लोगों ने विधायक के सामने बिजली, पानी, सड़क, ट्रांसफार्मर, बिजली की झूलती हुई तारें इत्यादि समस्याएं रखी और समाधान की मांग उठाई। इस पर विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि इस समय वे सरकार में नहीं अपितु विपक्ष में है, इसलिए सभी समस्याओं को हल करवाना उनके हाथ में नहीं है। विपक्ष में होने के नाते उन्हें इतनी ग्रांट नहीं मिलती जिससे वह शहर में विकास करा सके, इसलिए अब जरूरत है सत्ता परिवर्तन की। 2024 में आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देकर सत्ता में लाएं ताकि सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि आज वार्ड नंबर 25 में बैठक रखने का उद्देश्य यही था कि वार्ड के लोगों की छोटी छोटी समस्याएं उन तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए आज बैठक कर लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। जो समस्याएं उनके हाथ में होगी उसका जरूर समाधान कराएंगे। विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, काला धन वापस आएगा, सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। यह केवल जुमलों की सरकार है। पिछले 8 सालों में सरकार ने झूठ बोलने की सिवाय कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। खट्टर सरकार लगातार सरकारी स्कूलों को बंद करने में लगी हुई है जिससे कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिल सके। अकेले रेवाड़ी जिले में 200 के करीब स्कूलों को बंद करने का काम किया गया है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सरकार का मकसद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है, ना कि गरीबों को। उन्होंने कहा कि रोजगार देने की बात तो दूर, दुकान चलाकर अपना गुजर बसर करने वाले गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें सड़क पर लाने का काम किया जा रहा है। सरकार का मकसद गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर करना है। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है जिसमें बड़ी तादाद में देश के लोग जुड़ रहे हैं, जो यह साबित करता है कि जुमलों की सरकार को जनता अब जान चुकी है। विधायक ने कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी की, जीएसटी लगाया, उससे क्या हासिल हुआ सिवाय परेशानी के। इस सरकार का बस चले तो सांस लेने पर भी टैक्स लगा दे। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता अपने गांव में विकास नहीं करवा सके तो बाकी जगहों पर क्या कराएंगे। उन्होंने कहा कि इलाके में विकास तभी हो पाएगा जब उनकी सरकार बनेगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी वाले 75 पार का दुष्प्रचार करते रहे, तब जाकर उनकी 40 सीटें आई है। अब बदलाव का समय है, जनता कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। विधायक चिरंजीव राव ने अपने पिता कैप्टन अजय यादव के समय में रेवाड़ी विधानसभा में हुए विकास कार्यों को प्रमुखता से गिनाया और कहा कि भाजपा से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश में भरपूर विकास हुआ, रेवाड़ी भी विकास से अछूता नहीं रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, पानी, सभी समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने अपने पिता के शासनकाल में हुए विकास कार्य को गिनाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर बनवाई, पहले कुरुक्षेत्र या रोहतक जाना पड़ता था, अब इलाके की बहन बेटियां और युवा यहीं शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सेक्टर 04 में सैनिक स्कूल, लिसाना में पॉलिटेक्निक कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब बदलाव का समय है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में 2 साल का समय शेष रह गया है, इसलिए अब सत्ता में भागीदारी करने का समय आ गया है। इस अवसर पर वार्ड के लोगों ने फूलमाला और पगड़ी पहनाकर विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। विधायक ने कहा कि जो पगड़ी पहनाई है उसका मान रखेंगे। इस मौके पर राव सचिन भूर्थला, कैलाश चंद एडवोकेट, मानसिंह ठेकेदार, सोनू सरपंच, नरेश राव पार्षद, बंटी, संजय, सोनू, विकास, विनय, जीतू, नवीन, राजेश खींची सहित बड़ी संख्या में वार्ड के महिला और पुरुष मौजूद रहे। मेरी माताएं हैं, नौजवान साथी हैं। सबसे पहले तो आज मकसद जो वार्ड में आने का आपसे यही था कि भाई लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटी मोटी समस्या जो हैं वो हमारे तक नहीं पहुँचते, तो मेरी कोशिश अब ये रहेगी कि भी आप लोगों के बीच में आकर आपकी समस्याओं को जितना हो सके हम सुलझा सकें उसको और सॉल्व कर सकें। आप सभी जानते हैं कि हम अभी सत्ता के अंदर नहीं है, विपक्ष के अंदर हैं।
और विपक्ष के विधायक को जो ग्रांट है वो नहीं इतनी मिल पाती है। फिर भी हमारी पिछले 3 साल में जब से मैं विधायक बना हूं, मेरी कोशिश ये है कि भी हर स्तर के ऊपर आप लोगों की आवाज़ को हम उठाएं। इस सरकार को तो पिछले 7 साल से आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो बेरोजगारी है वो कितनी ज़्यादा इस प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा जो है बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे हरियाणा के अंदर। उसका कारण भी यही है कि ये जो सरकार जब से आई है ये लगातार जो स्कूल है उनको बंद करते जा रही है। आपको बताना चाहूँगा करीबन 200 स्कूल ऐसे हैं हमारे जिले के अंदर जो इन्होंने बंद कर दिए हैं सरकारी स्कूल बंद करने का इनका मकसद यही है। सरकारी स्कूलों के अंदर कौन जाता है आप बताओ? अमीरों के बच्चे जाते हैं, गरीबों के बच्चे जाते हैं? गरीबों के बच्चे जाते हैं ना। तो ये सरकारी स्कूल धीरे धीरे करके बंद करने लग रहे हैं। मकसद यही है कि जब गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो वो सवाल करने लग जाएगा। तो ये लोग चाहते ही नहीं कि सवाल करें, और इसी कारण की वजह से धीरे धीरे सरकारी जितने भी स्कूल हैं उनको ये बंद कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। इन्होंने अभी पिछले दिनों में एक नई स्कीम निकाली है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो सरकार की तरफ से कुछ रुपया आपको दिए जाएंगे। तो मकसद उनका यही है कि भाई लोग एक बार प्राइवेट स्कूल की तरफ चले जाए, सरकारी स्कूल बंद हो जाए, बाद में ये वो जो पैसे हैं जिन्हें बंद कर देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण जो है उसको बढ़ाने का काम ये सरकार आने वाले समय के अंदर कर रही है। उसका मकसद यही है कि गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो वो नौकरी मांगेगा, सवाल करेगा। आप देखिए महंगाई जो है आज कितनी ज्यादा बढ़ गई। मेरी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, गैस का सिलेंडर सस्ता हो गया कि महंगा हो गया? नहीं, मुझे लगा भाई मोदी जी कह रहे हैं सस्ता हो गया। आप बताओ, आपको ये बताया गया था अच्छे दिन आएंगे, बताओ कैसे अच्छे दिन आ गए? पेट्रोल डीजल के दाम आप देख लो कहाँ आसमान को छू रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये सरकार जब से आई है इसका मकसद यही है कि पूंजीपति जितने भी हैं उनको जितना हो सके और अमीर किया जाए। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से गरीब लोगों की 40 दुकानें इन्होंने तोड़ दी। भाई गरीबों की दुकान तोड़ने से अच्छा जो बेचारे अपना गुजर बसर उस दुकान से कर रहे थे उनकी दुकानें वो तोड़ दी। ये अमीरों के ऊपर ये चलाए ना, ये पंजा जो चला रहे हैं, जो बुलडोजर चला रहे हैं, ये कभी अमीर लोगों के ऊपर ही चलाए या गरीबों के लिए ही बुलडोजर बने? तो इस सरकार का मकसद यही है कि जितना हो सके जो गरीब है उसको और गरीब करा जाए और अमीर आदमी को और अमीर किया जाए। पर लोग धीरे धीरे करके इन चीजों को समझ भी रहे। भाई आप सब लोग टीवी भी देखते होंगे, राहुल गांधी ने एक यात्रा शुरू करी है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, देखा होगा ना जी टीवी के अंदर। उसमें भीड़ भी देखी होगी आप लोगों ने कितनी वहां पर आ रही। उसका कारण यही है कि लोग अब धीरे धीरे करके जो जुमलेबाज है मोदी जी उनकी बातों को समझने लग रहे। पिछले 8 सालों में इन्होंने बताओ कितने झूठ बोले। कहा था ना भाई हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आए 15 लाख रुपए जी आपके? भाई कहा था, नहीं कहा था मोदी जी ने? कहा था ना भाई किसी के आए खाते में? भाई 2 करोड़ रोजगार कही थी भाई आएंगी, बताओ कितनी रोजगार आपकी आ गई? तो इन्होंने राशन, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, राशन क्या जी आपका ये सांस लेना भी बंद कर देंगे थोड़ा टाइम बाद। इनका बस चलेगा तो सांस लेने के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे। आप बताओ नोटबंदी करी उसका कितना फायदा हुआ आपको? फायदा हुआ कोई नोटबंदी का? तो इस सरकार का मकसद यही रहता है कि जितना हो सके गरीबों को दबाए। और बात रही अपनी, यहाँ पर आप जानते हैं अब जो चुनाव है आपके लोकसभा का ज्यादा दूर नहीं है, 2 साल बचे हुए हैं। तो मेरा आपसे यही है मकसद, हम तो ये कोशिश करेंगे जितना हो सके आपको सहूलियत दे सकें, आपके काम करवा सके। पर जब तक सत्ता के अंदर नहीं आएंगे तब तक वो काम नहीं हो सकते जो हम करवा सकते। आप आपके पड़ोस में ही रामपुरा है, रामपुरा हमारे हल्के में नहीं है। किसका गांव है जी रामपुरा? आप बताओ मुझे। हालत देखिए आपने रामपुरा की। आप गुलाबी बाग कह रहे हो कि हालत खराब है, एक बार रामपुरा जाकर देखो। राविंदर जी का अपना गांव है,
वहाँ पर चलने की जगह नहीं है, इतना इतना पानी हमेशा भरा, तो उनके घर के सामने ही भरा रहता है। अपने दरवाजा पे एक गिलास पानी बिना पिया पानी आप अंदर ही नहीं जा सकते, पानी तो आप तब पियोगे जब अंदर जाओगे। इतना बड़े बड़े कुत्ते रखे हुए बाबा कहते चले मत जाना, बाहर लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। तो से सावधान। हाँ। अरे ये गाय में भाई कितने कुत्ते हैं तेरे पास? कितने कुत्ते पाल रखे तुमने? मकसद बताने का ये है कि भाई विकास जो है वो तभी हो सकता है जब हम लोग सत्ता के अंदर आएंगे। आपने छोटे मोटे काम अभी बताए हैं कि भाई घर के आगे ट्रांसफार्मर 2 लगे हुए हैं, भाई ये काम हम करवा सकते हैं, लाइन आपकी नीचे है ये हम करवा सकते हैं, भाई ये तो मेरे हाथ के काम है, ये तो हम कर सकते हैं छोटे मोटे। पर आप अगर चाहते हो कि बड़े काम जो है वो तभी हो सकते हैं जब सत्ता के अंदर आए। कप्तान साहब 10 साल जब सत्ता के अंदर रहे तब आप देखिए आपकी यूनिवर्सिटी मीरपुर के अंदर बनी, उसकी वजह से हमारी जो बहन बेटियां हैं वो आज यूनिवर्सिटी जो रोहतक कुरुक्षेत्र जाती थी आज आपके मीरपुर के अंदर यूनिवर्सिटी बन गई है, आपका लिसाना के अंदर पॉलिटेक्निक बन गया है आपका, और जितना भी विकास कार्य हुआ वो 10 साल में इसी वजह से हो पाया क्योंकि उस दौरान हम लोग सत्ता के अंदर रहे। ये पानी भी खराब पी रहे हैं, कप्तान साहब से ऊपर कप्तान साहब भेजा तो पी रहे हैं। तो हम लोग तभी ज्यादा काम करा सकते हैं जब सत्ता के अंदर आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भी अभी काम नहीं हो सकते हैं, पर उस स्तर के ऊपर काम नहीं हो सकते जब तक हम सत्ता के अंदर आए नहीं। देखिए जी, मंत्री और विधायक के अंदर आप सभी जानते हैं कि कितना फर्क होता है ना जी फर्क। और आप जानते हो अब हरियाणा के अंदर जो हवा है ये बदल रही है, ये तो अपने दक्षिण हरियाणा के अंदर ही 2-4 सीटों का फर्क रह गया, वरना आपकी बारी हमारी सरकार आ जाती। मीडिया क्या कहा करती थी कांग्रेस कितनी सीट आएंगी, कांग्रेस की 2019 की चुनाव में कितनी सीट बताते थे, बीजेपी की कितनी बताते आप बताओ? 75 पार कहते नहीं थे, ये 75 पार आई कितनी इनकी 40। ये तो बहका इन्होंने इतना ज्यादा लोगों को दिया कि भाई इनकी 75 आ रही है, इस वजह से सरकार आ गई इनकी, वरना आपकी बारी हमारी सरकार बन जाती। हमारे लोग पार भेजी थी सरकार, कितना पार सब की आई है, तो से दिखता तो कैसे सरकार हमारी थी। तो दक्षिण हरियाणा के अंदर तो हमारी 2 ही सीट आई ना जी, अगर यहाँ हमारी 2-4 सीट और आ जाती तो हम लोग और मजबूती के साथ लड़ पाते। खैर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, जो पगड़ी आप लोगों ने पहनाई, ये पगड़ी आप जानते हैं मान का प्रतीक होती है। मेरे दादाजी स्वर्गीय राव अभय सिंह हमेशा एक बात कहा करते थे कि पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान नहीं। आप लोगों ने जो पगड़ी पहनाई है, मेरे पिता ने कभी इस पे आंच नहीं आने दी, मेरे दादा ने कभी इस पे आंच नहीं आने दी, मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि आपकी इस पगड़ी के ऊपर कभी कोई आंच ना आने दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी मैं यहाँ पर हूँ, कोई भी आपका काम हो उसको आप बता दो। भाई नरेश जी एक और बात, भाई यहाँ हमारा पार्षद नहीं है तो यहाँ की जिम्मेदारी भी है तो यहाँ का नहीं, तो अभी तो पार्षद आप ही हो ना, अभी तो आप ही हो, हाउस में तो आप ही बैठोगे। आपका ये है कि भाई गुलाबी बाग की और इनकी भी आवाज आप लोग उठाओ, और मैं भी कल मीटिंग में आऊंगा, इनकी जो भी मांग हो मैं भी आपके साथ जोर शोर से वहां पर उठाऊंगा। मैं वैसे हाउस की मीटिंग में जाता नहीं हूँ, पर कल जाऊंगा जरूर हाउस की मीटिंग में और आपकी आवाज उठाऊंगा। भारत में